हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में। बच्चों, मेरा नाम शमा परवीन है और मैं आप लोगों की हिंदी व्याकरण की अध्यापिका हूँ। तो मेरे संग आज आप लोग अपने व्याकरण की बुक संख्या 6 शुरू करोगे और सर्वप्रथम हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 1, जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण, यानी कि लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की। तो भाषा क्या होता है? तो दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप इनको बहुत ध्यान से देखिए। पहला जो चित्र है उसमें देखिए क्या है, यातायात पुलिस का सिपाही संकेत द्वारा अपनी बात समझा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रैफिक पुलिस है। ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, ये ना संकेतों के जरिए अपनी बातों को कहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा चित्र है, बच्चा माँ से संकेत करके कुछ मांग रहा है। ये जो बच्चा है ये संकेत के जरिए क्या कर रहा है, अपनी माँ से कुछ चीज मांग रहा है। तीसरा देखिए, अध्यापिका चुप रहने का संदेश कर रही है। तो अध्यापिका क्या करती है, बिल्कुल जब ऐसे करती है तो इसका मतलब क्या है कि आपको चुप रहना है। चौथा देखो, हरी बत्ती गाड़ी चलने का संकेत कर रही है। तो यहाँ पे ये 3 लाइट्स है, तो जिनमें से जो हरा वाला लाइट है ये क्या करता है, ये गाड़ी के चलने का संकेत कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ऊपर दिए गए चित्रों में यातायात पुलिस का सिपाही, ठीक है, तो ये जितने भी चित्र दिए गए हैं यहाँ पे जो ये यातायात पुलिस का सिपाही है, बच्चा है या अध्यापिका है या हरी बत्ती के द्वारा कोई ना कोई यहाँ पे भाव क्या है, भाव यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जिन माध्यमों का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी बातों को स्पष्ट तौर पे कहने के लिए, ठीक है, वह भाषा नहीं संकेत है। ठीक है, यानी कि देखिए जिन जिन माध्यमों का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पे अभी तक आपने एक ही माध्यम देखा है, वो संकेत। ठीक है, तो यहाँ पे जिस माध्यम का सहारा आप ले रहे हो वो क्या है, वो संकेत है, वो भाषा तो है ही नहीं। ठीक है, तो संकेतों की यही भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो बच्चों इसी को हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। तो विशेष देखो, सांकेतिक भाषा का साहित्य में कोई महत्व नहीं है। हम जब भी साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में सांकेतिक भाषा का कोई भी महत्व नहीं माना जाता है। अब यहाँ देखिए 2 और चित्र दिए हैं, नेताजी लोगों को भाषण दे रहे हैं। तो ये बोलना है, लोग उनकी बात सुन रहे हैं, ये सुनना है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे नेताजी क्या कर रहे हैं, नेताजी जो है वो लोगों को भाषण दे रहे हैं, तो ये वो नेताजी बोलने का काम यहाँ कर रहे हैं और जनता उनको सुनने का काम कर रही है। दूसरा देखिए, अध्यापिका श्याम पट पर लिखकर बच्चों को समझा रही है, बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यापिका जो है वो क्या कर रही है, वो श्याम पट पर लिखकर बच्चों को समझा रही है। ठीक है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखित और आपका मौखिक दोनों हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वाक्य लिखे हुए हैं उनमें नेताजी ने बोलकर अपने भावों को व्यक्त किया है। ठीक है, और लोगों ने सुनकर उनके भावों को समझा है। वहीं पे अध्यापिका ने लिखकर अपने भावों को बच्चों को समझाया है और बच्चों ने पढ़कर उसे समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, इन माध्यमों के जरिए हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा वो माध्यम होता है जहाँ पे आप बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर अपने भावों को व्यक्त करते हो, वही माध्यम आपका भाषा कहलाता है। तो ये देखिए भाषा की परिभाषा है। देखिए, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव एवं विचारों को दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है तथा दूसरे मनुष्यों के भाव विचार ग्रहण करता है। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अपनी बातों को बोलकर, कहकर, सुनकर, पढ़कर इत्यादि के जरिए स्पष्ट कर सकते हो। वहीं पे दूसरे लोग भी आपकी बातों को बोलकर, पढ़कर, लिखकर इत्यादि समझ सकते हैं। ठीक है, अब भाषा के रूप की हम बात करते हैं। तो भाषा के रूप की अगर आप बात करेंगे तो बात को कहने या समझने के ढंग के आधार पर हमने भाषा को ना 2 भागों में विभाजित किया है, यानी भाषा के 2 रूप हैं। पहला है बच्चों आपका मौखिक भाषा, दूसरा है आपका लिखित भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा आप देख सकते हो, मौखिक का मतलब क्या होता है, ये भाषा का वो स्वरूप होता है जहाँ पर मनुष्य अपनी बातों को बोलकर क्या करता है, दूसरों तक पहुँचाता है, वो मौखिक भाषा कहलाता है। वहीं पे जहाँ पे एक बंदा यहाँ पे बोल रहा है तो दूसरा जो पर्सन होगा वो उस बात को सुनेगा। तो भाषा का ये सबसे प्राचीनतम रूप माना जाता है और हम लोग बहुत बड़े स्तर पे इसी रूप का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा देखिए, लिखित रूप भाषा क्या है, तो भाषा का ये वो स्वरूप होता है जहाँ पे जो मनुष्य हैं वो अपनी बातों को लिख कर क्या करते हैं, दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो जब वो अपनी बातों को लिख कर दूसरों तक पहुँचाते हो, वही आपका लिखित भाषा कहलाता है। लिखी हुई चीज़ है तो उस लिखी हुई चीज़ों को जब दूसरे लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो दूसरे लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो भाषा का ये जो रूप है ये मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित है, यानी कि मौखिक और लिखित में ज़्यादातर लोग मौखिक भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल में। ठीक है, आगे देखिए,
तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो देखिए, ये बहुत समय पहले की बात है। मनुष्य क्या करते थे उस समय, ध्वनियों या संकेतों के ज़रिए अपनी बातों को दूसरों तक को पहुँचाते थे। इसके अलावा बाद में इन्हीं ध्वनियों को क्या किया गया, लिखित रूप दे दिया गया, ठीक है। फिर भाषा का प्रयोग केवल और केवल मनुष्य ही करते हैं, ठीक है। और पशु-पक्षियों द्वारा उच्चारित जो ध्वनियाँ होती हैं, उनको हम लोग पशु-पक्षियों की बोली कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे मातृभाषा की। तो मातृभाषा क्या है आपका? देखिए, मातृभाषा, मातृभाषा का अर्थ है क्या? तो मातृभाषा मतलब माँ की भाषा, अर्थात कि ये वो भाषा है जो एक बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो अपने परिवार से और अपनी माँ से वो भाषा सीखता है। तो जो मतलब एक ऐसी भाषा जो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से और अपने परिवार से सीखता है, वही मातृभाषा कहलाती है। जैसे कि अगर कोई एक ऐसा परिवार है जो कि हिंदी भाषी है, तो उसमें जो बच्चा जन्म लेगा तो वो भी हिंदी भाषा ही बोलेगा, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। अब बारी आती है यहाँ पे बोली की। बोली क्या है? तो देखो, बोली का मतलब होता है कि सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाने वाला भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। तो बोली क्या है कि भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली जो है एक छोटे से सीमित क्षेत्र में बोली जाए और वो सिर्फ वहीं पे बोली जाती हो, ठीक है। इसी को हम बोली कहते हैं, ठीक है। एक राज्य में बहुत सारी बोलियां प्रचलित होती हैं। अगर आप राज्यों की बात करोगे तो राज्य की एक भाषा होती है, लेकिन जो राज्य के विभिन्न ज़िले होते हैं, विभिन्न वहाँ के गाँव हैं, ठीक है, अब देखेंगे उनकी अलग-अलग बोलियाँ होती हैं, ठीक है। साहित्य की जो रचना है वो कभी भी बोली में नहीं की जाती है, ठीक है। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली, ठीक है, ये जो भाषा का रूप है, अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में इनको हिंदी के नाम से ही जाना जाता है। चाहे अवधी हो, ब्रज हो, खड़ी बोली हो, ये सब हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं। फिर बारी आती है राष्ट्रभाषा की। तो ये वो भाषा है जिसका इस्तेमाल हमारा पूरा राष्ट्र करता है, यानी कि एक ऐसी भाषा जिसका इस्तेमाल एक पूरा देश करता हो, ठीक है। देश के हर हिस्से में इसी भाषा में काम होता हो, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, उसके अकॉर्डिंग 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में इस्तेमाल में लाया गया था, ठीक है, मतलब स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनमें से हिंदी भाषा थर्ड पोजीशन पे आती है, ठीक है, यानी कि तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ पे विशेष देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। अब बारी आती है यहाँ पे लिपि की। तो लिपि क्या है? देखिए, विश्व में जितनी भी भाषा हैं उनको लिखने का तरीका अलग अलग है, ढंग अलग अलग है, ठीक है। हर भाषा को लिखने के लिए एक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखोगे अक्षरों को लिखने के लिए चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो जो चिन्ह होते हैं वही लिपि कहलाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी परिभाषा है। देखिए, भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो भाषा को लिखने के लिए जो ध्वनियाँ होती हैं ना, ठीक है, उनके लिए एक चिन्ह को निश्चित किया जाता है, वही निश्चित चिन्ह आपका लिपि कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार है। तो कुछ हमारी प्रमुख भाषाएं हैं, वो कौन सी लिपियों से आई है तो देख सकते हो आप। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी इत्यादि, ये सब आपकी देवनागरी लिपि से आई हैं। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन और इतालवी ये आपकी रोमन लिपि से आई हैं, ठीक है। पंजाब जो है, या माफ करना, पंजाबी जो है ये गुरुमुखी लिपि से है, उर्दू फारसी से, और बांग्ला जो है वो बांग्ला से है, ठीक है, बांग्ला लिपि से है। अब बारी आती है यहाँ पे व्याकरण की। तो व्याकरण क्या है? तो इसको समझने से पहले यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, देखो, मैं बाजार जाती है। तो ये क्या है? ये वाक्य सही है कि गलत है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अशुद्ध है। तो इसका सही रूप क्या होगा? मैं बाजार जाती हूँ, ये सही है, ठीक है। तो जो पहला वाला वाक्य अशुद्ध था, क्यों वाक्य अशुद्ध था? क्यों कहा आपने वाक्य अशुद्ध है? क्योंकि यहाँ पे व्याकरण के जो नियम है उनका सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। वहीं पे दूसरा वाला वाक्य ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्याकरण के नियमों का पालन हो रहा है, ठीक है। तो व्याकरण क्या होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, ठीक है। तो व्याकरण हमारा एक ऐसा शास्त्र है जो क्या करता है? भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान करवाता है। तो ये देखिए, व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, ठीक है। अब व्याकरण के अंग की बात करें तो व्याकरण के हमारे मुख्य 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार। तो इस भाग के अंतर्गत हमारे जो वर्ण है, क्योंकि वर्ण क्या होती है? सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। इसका कितना प्रकार है, इसका उच्चारण कैसा होगा, ये आप देखेंगे। शब्द विचार आता है, इसके अंतर्गत आप देखोगे तो शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति आती है। वाक्य विचार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे व्याकरण के इस भाग में वाक्य के कितने भेद हैं, उनको किस तरीके से एक भेद से दूसरे भेद में बदल सकते हो, ठीक है।
इनके बारे में पढ़ते हैं। और अंत में आता है पद विचार। तो इसके अंतर्गत हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पदों के स्वरूप और उनको आप कैसे इस्तेमाल में ला सकते हो, इनका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये था आपका अध्याय। अब आइए देख लेते हैं इसका समरी और दोहराए। तो भाषा क्या है? भाषा हमारे भावों का, हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। इसके अलावा भाषा दो प्रकार की होती है आपकी, मौखिक और लिखित। ठीक है, और भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसी को बोली कहा जाता है। और हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि है। ठीक है, हिंदी के साथ साथ भारत में कई सारी भाषाओं की लिपियां आपने देखी हैं। ठीक है, और इसके अलावा देवनागरी लिपि यहाँ की प्रमुख लिपि है। व्याकरण क्या करता है? भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान करवाता है। और व्याकरण के आपके 4 प्रमुख अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये था आपका अध्याय संख्या 1, जिसमें हम सभी लोगों ने भाषा क्या होती है वो देखा, बोली, लिपि और व्याकरण क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। ठीक है, तो इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य कीजिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।